हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करेंगे 2020 टीजीटी हिंदी का पीवाईक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पर्यायवाची पूछा गया है। निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। इससे पहले मैं बता देती हूँ, मैंने आपको ऐप के ऊपर 2018 से 2024 तक के पीवाईक्यू करवा दिए हैं। अब आपका एग्जाम नजदीक है, यानी एक मंथ आपके एग्जाम को बचते हैं, तो हम प्रैक्टिस सीरीज टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची पूछा गया है आपसे? चंद्रमा का। तो बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। शशि है, राका है, शीत है या इंदु है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा चला जाएगा इसमें? चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है शीत। शीत क्या है? ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। शशि भी कहते हैं चंद्रमा को, राका भी कहते हैं और इंदु भी कहते हैं। ये तीनों क्या है? चंद्रमा के पर्यायवाची है, लेकिन शीत चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। गुण से क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र से क्वेश्चन मान सकते हो। गुण, तीन प्रकार के गुण होते हैं, जिसमें ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। ओज गुण में क्या होता है कि उसमें टैवरा की प्रधानता होती है, जो वीरता से संबंधित रचनाएं मिलती हैं या जिनमें आपको ये मतलब महसूस हो कि इसमें वीरता से संबंधित बातें की जा रही हैं, तो वहां पर कौन सा गुण होता है? ओज गुण होता है। टैवरा की प्रधानता वहां पर होती है। और माधुर्य गुण में क्या होता है? माधुर्य गुण में सीधा सीधा वाक्य आपसे दिया गया है। प्रसाद गुण में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। लाली बन सरल कपोलों की, आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली, मन की मरोड़ बनकर जगती, कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आगे दिया गया है नील सरोरु है, श्याम तरुण अरुण वारिज, वारिज नैन, करहूं सो मो ऊर्धाम, सदा शीर सागर सेन। तो इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें माधुर्य गुण का मतलब उदाहरण क्या पूछा गया है आपसे? माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है पूछा गया है आपसे। तो देखो, जब आप ऑप्शन नंबर 3 को पढ़ते हो, इसमें क्या दिया गया है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोई, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोई। सॉरी। तो यानी भगवान श्री कृष्ण है, नरोत्तम दास के द्वारा ये कविता लिखी गई है और वहां से ये पंक्तियां उठाई गई हैं। सुदामा चरित, कौन सी कविता है ये? सुदामा चरित। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन मान सकते हो। अब ये जो पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं, ये दो पंक्तियां ऑप्शन नंबर 2 और 3 ये एनसीईआरटी से उठाई गई हैं। तो देख, ये मैंने बता दिया कि नरोत्तम दास की कविता है सुदामा चरित। जब सुदामा जी किससे मिलने आते हैं? भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं। जब द्वार पर खड़े होते हैं, तो वो पंडित वगैरह जो द्वारपाल है क्या कहते हैं कि तुम्हारी ऐसी दीनहीन दशा को देखकर तुम ऐसे मतलब फटे कपड़े पहने हुए हो, क्या तुम भगवान श्री कृष्ण के सखा हो? तो वे कहते हैं कि हाँ सखा है, मैं मतलब भगवान श्री कृष्ण का सखा हूँ। द्वारपाल के मतलब सुदामा जी की रिक्वेस्ट बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, तो द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। जैसे ही सुदामा का नाम सुनते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण दौड़े आते हैं और अपने जो सखा हैं, मित्र हैं, उसको गले लगा लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोई। यहाँ पर कौन सा रस है? करुण रस है, क्योंकि करुणा मतलब दूसरों पर दया करने वाले। करुणा निधि यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ? भगवान श्री कृष्ण के लिए, कि दूसरों पर दया करने वाले भगवान सुदामा की दशा को देखकर उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, कि उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पानी मंगवाया था, लेकिन उनके आंखों से अश्रुओं की इतने जलधारा बह चुकी कि उन्होंने अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है और करुण रस का यहाँ पर प्रयोग है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 क्या है? यहाँ पर सही है, आपसे नहीं पूछा गया था। आगे देखते हैं क्या दिया गया कि उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है, मिली जुली आम फहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के प्रति है? निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हुए को सूल।
किसकी पंक्ति है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। और उसी पंक्ति के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा है और आपसे पूछ लिया गया है कि यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए किसके बारे में कहा गया है, तो मैंने बता दिया यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है? ये प्रसिद्ध पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो इनकी एक कहानी आपसे बार बार पूछी जाती है। उसने कहा था 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर लिखी गई कहानी है। फ्लैशबैक पद्धति में ये कहानी लिखी गई थी। कहानी क्या होती है? इसमें लहना सिंह 25 वर्ष के बाद क्या होती है? ये कहानी फिर से प्रारंभ होती है, यानी कि 25 साल का क्या है इसमें अंतराल है। लहना सिंह, बोता सिंह और सूबेदार ने इस हजारा सिंह, ये सब इस कहानी में पात्र होते हैं। तो वैसे तो इन्होंने 3 कहानियां लिखी थी, बुद्ध सुखमय जीवन, बुद्ध का काटा और उसने कहा था। लेकिन उसने कहा था कहानी आपसे बार बार पूछी जाती है किसकी है? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। बात करते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो सब जानते हैं ये द्विवेदी युग के क्या है? प्रवर्तक हैं। द्विवेदी युग नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही पड़ा और महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त के बीच एक अनिश्चितता शब्द को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। और जो गोविंद नारायण जी हैं, उन्होंने किसका पक्ष लिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी का पक्ष लिया था। बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म 1844 में हुआ था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा, मतलब प्रस्तुत पंक्तियों में निहित इन 2 बेटियों का वर्णन किन 2 नदियों के संदर्भ में है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, 7th क्लास की एनसीईआरटी, कि कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो जो ये 2 बेटियां यहाँ पर आई हैं, ये नदियों के नाम है इस चैप्टर में। तो आपको बताना है कि ये 2 नदियां कौन सी हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र है, रावी और सतलुज है, व्यास और चन्नाब है, या फिर गंगा और यमुना है। कहां से क्वेश्चन है? एनसीईआरटी से, 7th क्लास की एनसीईआरटी। निबंध है, ये किसने लिखा है? नागार्जुन जी के द्वारा निबंध लिखा गया, हिमालय की बेटियां। पाठ का नाम मैंने बता दिया। क्या नाम बताया मैंने पाठ का? हिमालय की बेटियां। इसमें नागार्जुन जी ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन 2 नदियों को क्या बताया है? पर्वतराज हिमालय की बेटियां बताया है। तो आपसे ये 2 नदियां पूछी गई थी, इन 2 बेटियों के नाम आपसे पूछे गए थे। तो कौन सी हो जाएंगी? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदियां हो जाएंगे? सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये 2 नदियां हैं। और काका कालेलकर ने इसी पाठ में, यानी कि जो मैंने पाठ बताया है, निबंध बताया है, कौन सा बताया मैंने? हिमालय की बेटियां। काका कालेलकर ने इसमें नदियों को लोक माता कहा है। ये भी आपके पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। नागार्जुन प्रगतिवादी काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि, जन्म 1911 में हुआ था। युग की गंगा, युग धारा सतरंगे पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते, युग धारा है, सतरंगे पंखों वाली है। और क्या है इनकी? खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली है। और कौन सी चली जाएगी इनकी? अकाल और उसके बाद। अकाल और उसके बाद इसकी 8 पंक्तियों की फेमस कविता है, बार बार आपके एग्जाम में ये पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया है देखते हैं कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। ये कहां से क्वेश्चन उठाया गया? दोष से। पहला आपसे क्वेश्चन गुण से पूछा गया था, यहाँ पर आपसे दोष से पूछ लिया गया है। कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, क्या दुष्कर्मत्व दोष है? लपटी पुष्प पराग रज सनी सवेद मकरंद अकर्मकत्व दोष है। विषम में मिलते नहीं है वीर भीम समान के अधिक पद दोष है। नरप मोह को हाय दीजिए अथवा मत गजेंद्र, क्या इसमें न्यून पद तव दोष है? तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो 1 का क्या चला जाएगा आपका? न्यून पद तव दोष। यानी कि यहाँ पर जो शब्द हैं बीच में क्या हो जाते हैं? शब्दों का गैप हो जाता है, एक तरह से यहाँ पर शब्द छुपा लिए जाते हैं। दुष्कर्म तो फिर क्या चला जाएगा आपका? लपटी पुष्प पराग रज सनी सवेद मकरंद। तो इसमें चला जाएगा आपका अधिक पद तव दोष, यानी कि यहाँ पर क्या दे दिया गया? शब्दों की यहाँ पर भरमार कर दी। अधिक पद तव दोष में विषम में मिलते नहीं है वीर भीम समान के, यहाँ पर क्या है आपका? अकर्मत्व दोष है। अकर्मत्व दोष से कौन सा होता है? जहां पर व्याकरण संबंधी अशुद्धि आपको देखने को मिलती है। फिर है नरप मोह को है दीजिए अथवा मत गजेंद्र, तो ये चला जाएगा आपका, एक ही रह जाता है दुष्कर्मत्व दोष। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है यहाँ पर? सही है, दोष से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता हैं कुंवर नारायण है, सुमित्रा नंदन पंत है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, केदारनाथ अग्रवाल है। वह चिड़िया जो विधा क्या है? इसकी एक कविता है। और किसने लिखी है ये कविता? ये कविता लिखी गई है
वह चिड़िया जो किसके द्वारा लिखी गई है ये कविता? केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा ये कविता लिखी गई है। किसने लिखी है? केदारनाथ अग्रवाल। अगर चिड़िया की बच्ची आ जाए तो किसने लिखी है? जैनेन्द्र की कहानी है। सुनना ध्यान से, चिड़िया की बच्ची किसकी कहानी है? जैनेन्द्र की कहानी है। ये भी एनसीईआरटी में लगी हुई है। और वह चिड़िया जो, जब आप बसंत भाग 1 पढ़ते हो 6th क्लास में, वहां पर यह कविता दी गई है। खैर अब तो बसंत भाग 1 नहीं, आपकी मल्हार लगी हुई है 6th क्लास में। 7th और 8th क्लास में आपकी बसंत भाग 2 और बसंत भाग 3 है। लेकिन 6th क्लास की एनसीईआरटी आपकी चेंज हो चुकी है, अब आपको मल्हार पढ़नी है, बसंत नहीं पढ़नी। तो वह चिड़िया जो कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म भी कब हुआ था? 1911 में हुआ था। और केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि कहा जाता है। किसका कवि कहा जाता है? केन का कवि केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा रचनाएं कौन कौन सी हैं? युग धारा, युग की गंगा है, नींद के बादल है, फूल नहीं रंग बोलते, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी, ये सब रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखी गई हैं। आपके हिंदी साहित्य में 3 कवि ऐसे आते हैं केदारनाथ नाम करके। राहुल शंकरत्यान का मूल नाम क्या था? केदारनाथ पांडे था या केदारनाथ सिंह था या केदारनाथ मिश्र था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने क्या कहा कि हिंदी साहित्य में केदारनाथ करके 3 कवि आते हैं। कौन कौन से आते हैं? केदारनाथ सिंह आते हैं, केदारनाथ मिश्र आते हैं और केदारनाथ अग्रवाल आते हैं। केदारनाथ सिंह की अगर हम बात करते हैं तो कौन से शतक से हैं? 3रे शतक से, 1932 में जन्म हुआ था। केदारनाथ अग्रवाल मैंने बता दिया प्रगतिवादी काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। केदारनाथ मिश्र कहां पर आते हैं? आपके छायावादी काव्य के अंतर्गत आते हैं। इन 3 कवियों को अच्छे से ध्यान रखना, मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पर तो खैर आपसे एक ही ऑप्शन में दिया गया केदारनाथ अग्रवाल। एग्जामिनर चाहता तो यहाँ पर केदारनाथ सिंह भी दे सकता था और केदारनाथ मिश्र भी दे सकता था। तो आपको ध्यान रखना है केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी काव्य धारा से है, केदारनाथ सिंह आपके प्रयोगवाद कार सप्तक से है, और आपके कौन है? ये केदारनाथ मिश्र आपके छायावाद से हैं। कुंवर नारायण भी आपके किससे हैं? सप्तक से बिलोंग करते हैं। कौन से सप्तक से हैं ये अब आपको बताना है। और कुंवर नारायण को आत्मजयी के ऊपर क्या मिला था? व्यास सम्मान दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत की बात करते हैं तो छायावाद के महत्वपूर्ण कवि, और इन्हीं कवि को 1968 में चिदम्बरा के ऊपर हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को ही दिया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1905 में जैनेन्द्र कुमार की क्या है? ये पत्नी थी, और छोटी सी उम्र में ही इनका सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी एक प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी। झांसी की रानी भी आपकी 6th क्लास के एनसीईआरटी में लगी हुई है। तो वह चिड़िया जो विधा बताई है मैंने, क्या है यहाँ पर दिया गया है? कविता है, किसके द्वारा लिखी गई? केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। अगर पूछ लिया जाए चिड़िया की बच्ची किसने लिखी है, तो जैनेन्द्र कुमार की क्या है? ये कहानी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया है? दिया गया है कि बिछोना में मूल शब्द एवं प्रत्यय है। बिछोना शब्द है, इसमें मूल शब्द बताना और प्रत्यय बताना है। उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे से कर लेना। उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगते हैं। और ये क्या होते हैं? शब्दांश, यानी कि शब्द जो होते हैं मूल अंश होते हैं। शब्दांश के क्या होते हैं? ये मूल अंश नहीं भाई, शब्दांश होते हैं, यानी कि शब्द के अंश होते हैं, आगे लगते हैं पीछे लगते हैं। तो प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है। पूछा गया है कि कौन सा इसमें मूल शब्द है और प्रत्यय है, तो बिछोना प्लस ओना है, बिछ प्लस ओना है, बिछाना प्लस ओना है, या बिछा प्लस ओना है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। मूल शब्द इसमें क्या है? बिछाना, और ओना इसमें क्या दिया गया? प्रत्यय दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? यहाँ पर सही है। आगे चले। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण, तू मातृभूमि संतान, हम तू जननी तू प्राण। क्या रोला छंद है? छंद से क्वेश्चन पूछा गया है। चली सखी देखत जाहि, पिया अपने को खोरी, बजत ताल मृदंग और किन्नरी की जोरी। क्या उलाला छंद है। बाजे ही जो बाजन सकल, सुर नभ पुहुप अंजलि बर वही, थकी रहे व्योम विमान, मुनि जन जय शब्द करी हर्ष ही। क्या दोहा छंद है। फिर दिया गया है, ए रे सुंदर सांवरे, चे चितलियो चुराए, संग सखा संध्या समय, द्वारे निक्षो आई। क्या इसमें हरिगीति का छंद है? तो हरिगीति का छंद के बादशाह आपके हिंदी साहित्य में कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं। तो इसमें आपको क्या बताना है? इसमें पूछा गया है कि सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित यहाँ पर बताना है, तो कौन सा चला जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या चला जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 क्या है? यहाँ पर सही है। देखते हैं कैसे है। देखो यहाँ पर दिया गया, तू करती, सॉरी,
हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण, तू मातृभूमि संतान, हम तू जननी तू प्राण है। तो यहाँ पर उलाला छंद है। फिर दिया गया चली सखी देखत जाहि पिया अपने को खोरी, इसमें कौन सा चला जाएगा आपका, इसमें दोहा छंद चला जाएगा, सॉरी रोला छंद चला जाएगा। दोहा और रोला एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। रोला में 11 और 13 पर यति होती है, तो वहीं पर दोहा में आपके 13 और 11 के ऊपर यति होती है। फिर बताया गया कि बाज ही जू बाजन सकल, इसमें कौन सा चला जाएगा आपका, इसमें चला जाएगा हरि गीति का छंद। हरि गीति का छंद में आपके 28 मात्राएं आती हैं। कितनी मात्राएं बताई है मैंने, 28 मात्राएं। ए रे सुंदर सांवरे बच जाता है आपका एक कौन सा, दोहा छंद। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के उपबंध में यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। यानी जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पर यह कहा गया था कि संविधान बनने के 15 वर्ष तक, यानी कि जब से संविधान बना है और आगे 15 वर्ष तक हम क्या करेंगे, जो सरकारी कामकाज है, शासकीय कामकाज है, उसको हम अंग्रेजी भाषा में करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हिंदी में करेंगे। लेकिन आज भी स्थिति जो की तो बनी हुई है, अभी भी हमारा जो कार्य है अंग्रेजी भाषा में होता है। जैसे कि आपके फॉर्म निकलते हैं, कुछ भी मतलब आप कहीं पर एफिडेविट बनाने के लिए जाते हैं, कुछ भी आपका काम होता है, सब आपका अंग्रेजी भाषा में ही होता है। तो यहाँ पर वही पूछा गया कि कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। 341 जो आपके राजभाषा अधिनियम संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं आपके हिंदी के 343 से लेकर 351 तक, इनको अच्छे से कर जाना, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। संविधान प्रारंभ के 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ के जो शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो अनुच्छेद 343 1 है, अनुच्छेद 343 2 है, अनुच्छेद 343 3 है, अनुच्छेद 351 है। तो अनुच्छेद 343 2 में ये बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 351 में क्या है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना किस में कहा गया है, अनुच्छेद 351 में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से आपसे अलंकार से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर कहां से क्वेश्चन है, अलंकार से। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में समर्ति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, क्या रूपक अलंकार है। विरह विकल बिनु लिखी पाती दई पठाए, आंख बिहनियो सूचित सुने बाचत जाए, श्लेष अलंकार है। अरुण सरोहरु कर चरण दृग खंजन मुखचंद, समय आए सुंदरी शरद काहे न करती आनंद, क्या असंगति अलंकार है। मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलके, पीली मदिरा किसने थी बंद हमारी पलके। तो कौन सा जाएगा इसमें, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 क्या है यहाँ पर सही है। कौन सा चला जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में समर्ति सी छाई। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन सा अलंकार है यहाँ पर, श्लेष अलंकार। विरह विकल क्या बताया है, फिर विरह विकल बिनु लिखी पाती दई पठाए, आंख बिहनियो सूचित सोने बाचत जाए, यानी कि आंख भी नहीं है फिर भी उनको क्या कर रहा, पढ़ रहा है। तो विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार में क्या होता है, जहां कार्य के बिना ही कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए, यानी कि विरह में व्याकुल है, मतलब जो कौन है, प्रेमिका है या यहाँ पर प्रियतम कह सकते हैं, उनके द्वारा जो चिट्ठी भेजी गई है वो विरहनी है, नायिका है, वो बिना आंखों के ही क्या कर रही है, उनको बांच रही है, उनको पढ़ रही है, ऐसा संभव हो सकता है। तो यहाँ पर कौन सा विभावना अलंकार, विभावना अलंकार मैंने बता दिया जहां पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए। श्लेष अलंकार कौन सा होता है, जहां पर आपको एक से एक शब्द में ही एक से अधिक शब्द चिपके हुए मिले। श्लेष का अर्थ ही क्या होता है, चिपकना। फिर आपका कौन सा चला जाएगा, फिर आपका जाएगा इसमें अरुण सरोहरु कर चरण दृग खंजन मुखचंद। तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है, दृग खंजन मुखचंद, कौन सा चला जाएगा आपका, रूपक अलंकार। फिर आपका बच जाता है मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलके, पीली मधु मदिरा किसने थी बंद हमारी पलके। तो यहाँ पर असंगति अलंकार है, यानी कि यहाँ पर कोई संगति जो मेल है उस तरह का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर भी क्या है, असंगति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो मैंने बता दिया ऑप्शन नंबर 1 क्या है यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, पुष्प पुष्प तंद्रालास लालसा खींच लूंगा मैं,
अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं, ये भी आपके 6th क्लास के एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। सुमित्रा नंदन पंत है, शमशेर बहादुर सिंह है, नागार्जुन है, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा ये कविता लिखी गई है, वहां से ये पंक्तियां उठाई गई हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है यहाँ पर सही है। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक से, यानी 1943 में तार सप्तक आता है, दूसरा सप्तक 1951 में आता है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म भी कब हुआ था? 1911 में हुआ था। नागार्जुन का जन्म भी 1911 में, और केदारनाथ अग्रवाल का जन्म भी 1911 में हुआ था। 3 कवि ऐसे हैं जिनका जन्म 1911 में हुआ था। आपका अज्ञेय का जन्म भी कब हुआ था? 1911 में हुआ था। 4 कवि हो गए आपके जिनका जन्म 1911 में हुआ है। नागार्जुन अभी बताया है मैंने, आपके जो प्रगतिवादी काव्य धारा है उससे संबंधित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये क्या है? छायावाद के बरहत्री में आते हैं। बरहत्री मैंने यहाँ पर क्यों बोला है? क्योंकि छायावाद में एक है बरहत्री और एक है लघुहत्री। बरहत्री में आपके प्रसाद पंत और निराला, और लघुहत्री में कौन आते हैं? आपकी महादेवी वर्मा, छायावाद युग की, जिसको मीरा कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा एक कविता लिखी गई है सरोज समर्ति, जिसको हिंदी का पहला शोक गीत माना जाता है। कौन सी लिखी इन्होंने? सरोज समर्ति 1935 में लिखी है, अपनी पुत्री सरोज की याद में, यानी कि इनकी जो पुत्री है सरोज, उनकी मृत्यु हो जाती है 19 वर्ष की अवस्था में ही। मतलब फिर ये एक कविता लिखते हैं, कौन सी? सरोज समर्ति, और इसे हिंदी का पहला शोक गीत माना जाता है। अगर हिंदी का दूसरा शोक गीत पूछ लिया जाए तो कौन सा है? मिट्टी की बारात। किसके द्वारा लिखा गया? सीम मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखा गया है। और ये किसके ऊपर लिखा गया? जवाहरलाल नेहरू के ऊपर। ये जो है दूसरा शोक गीत मैंने बताया है सीम मंगल सिंह सुमन के द्वारा 1972 में। कौन सा? मिट्टी की बारात। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से काकू वक्रोक्ति का उदाहरण नहीं है। काकू वक्रोक्ति का उदाहरण आपसे पूछा गया है। ये वैसे तो अलंकार से क्वेश्चन है, क्योंकि आपके जो अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार, 2 भागों में अलंकारों को बांटा गया। वैसे उभय अलंकार भी आते हैं जो शब्द और अर्थ दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन ज्यादातर शब्द अलंकार और अर्थालंकार ही आपसे पूछे जाते हैं। शब्दालंकार के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास, यमक, सलेश और वक्रोक्ति। जो वक्रोक्ति अलंकार होता है, इसके फिर आगे 2 भेद हो जाते हैं। इसमें से एक आता है काकू वक्रोक्ति। वैसे वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपके भारतीय काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं कुंतक। जैसे रस संप्रदाय के भर्तमुनि है, रीति संप्रदाय के आपके भामा है, अलंकार वामन है, रीति संप्रदाय के भामा, आपके अलंकार संप्रदाय के हैं जो वक्रोक्ति संप्रदाय है, इसके आपके कौन है? कुंतक है। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक माने गए, लेकिन ये अलंकार के रूप में आपसे पूछा गया है। वक्रोक्ति का अर्थ क्या होता है? कि बात को कहने का ढंग। वक्रोक्ति का अर्थ मैंने क्या बताया कि जब आप बात कहते हो तो सीधा सीधा उसका जो आप जो कहना चाहते हैं, सुनने वाले को उसका अर्थ पता चल जाए। लेकिन काकू वक्रोक्ति में क्या होता है? कि काकू वक्रोक्ति में ये होता है कि आप कह कुछ रहे हैं, लेकिन सुनने वाला उसका अर्थ कोई मतलब कुछ और ग्रहण कर रहा है। जैसे आप कहते हैं राम राम, हम कहते हैं राम राम, लेकिन सुनने वाले के कानों में उनको उसको क्या सुनाई दे रहा है? मरा मरा। तो इस तरह से जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वहां पर कौन सी वक्रोक्ति होती है? काकू वक्रोक्ति होती है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया कि काकू वक्रोक्ति का उदाहरण नहीं है, तो देखते हैं कौन सा है। वल्लभ बिचारी के सुनीरी सियानी अली, ऐसे समय नाथ परदेश ते न आएंगे। यहाँ पर तो है नहीं भाई। भरत भूप सिय राम लखन बन सुनी सानंद सहोगे, पूर्व परिजन अवलोकी मातु सब सुख संतोष लहोगे। ये भी यहाँ पर सही है, यहाँ पर नहीं है। हेरी लाल तेरे सखी ऐसी निधि पाई कहाँ, हेरी खगयान कहो हो तो नहीं पाले हो। इसमें क्या है? काकू वक्रोक्ति का क्या है? उदाहरण है। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मह भोगू। जो ये ऑप्शन नंबर 4 है ना, इसको गांठ बांध लेना। हर बार आपसे यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है, तो वक्रोक्ति अलंकार सीधा आपसे पूछा जाए वक्रोक्ति अलंकार, तो आपको इस पर टिक कर देना है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कह भोगू। तो यहाँ पर तो चला जाएगा आपका वक्रोक्ति अलंकार, लेकिन यहाँ पर आपसे वक्रोक्ति अलंकार का भेद पूछ लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? यहाँ पर सही है कि हेरी लाल तेरे सखी ऐसी निधि पाई कहाँ, हेरी खगयान कहो हो तो नहीं ना ही पाले हो। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया गया, तो इस कारण यहाँ पर क्या है? काकू वक्रोक्ति का उदाहरण नहीं
है, आपसे ये पूछा गया है। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। क्या पूछा गया है आपसे? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, मगही है या बुंदेली है? तो पश्चिमी हिंदी, जब आप हिंदी जो हमारे आज मानक जो हिंदी है, खड़ी बोली है, जिसको संविधान में परिनिष्ठ भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो ये कैसे आपके सामने पहुंचती है? सबसे पहले आपकी संस्कृत आती है, संस्कृत से फिर आपकी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत आती है, फिर आपकी पाली आती है, प्राकृत आती है, फिर अपभ्रंश आती है। अपभ्रंश से निकलती है आपकी सोरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश से अलग अलग शाखाएं निकलती है, जिसमें सोरसेनी अपभ्रंश है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है, मराठी अपभ्रंश है, इस तरह से निकलती है। सोरसेनी अपभ्रंश से फिर आपकी पश्चिमी हिंदी निकलती है। कौन सी निकलती है? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी से आगे फिर 5 बोलियां निकलती हैं, जिसमें से ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है और बुंदेली है। एक है आपकी हरियाणवी और एक है कन्नौजी। 2 मैंने बताई है, एक है हरियाणवी और एक है कन्नौजी। ये 5 बोलियां किस में आती हैं? ये आपकी पश्चिमी हिंदी में आती हैं। लेकिन मगही, मगही क्या है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। मगही कहां से निकली है? बिहारी हिंदी से। कौन सी निकली है? मगही, जिसमें भोजपुरी, मैथिली और मगही निकली है। एक पूर्वी हिंदी से आपसे पूछा जाता है, जो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी से फिर 3 बोलियां निकलती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये गांठ मार लेना इस क्वेश्चन के ऊपर जो मैं बोल रही हूँ। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी से 3 निकलती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। हर बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यूजीसी नेट में भी ये जो पूर्वी हिंदी है ना, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, और हर साल यूजीसी नेट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी की एक बोली वहां पर डाल दी जाती है, या फिर जो आपकी बिहारी हिंदी है उसकी एक बोली डाल दी जाती है। मैंने बता दिया 3 है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये 3 याद कर लेना, ये पूर्वी हिंदी की क्या है? बोलियां है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है यहाँ पर? सही है। आपसे पूछा गया था कि कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है, कन्नौजी है और बुंदेली है। ये 5 बोलियां आपके पश्चिमी हिंदी से निकलती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है? यानी कि आकाश का साफा, यानी कि एक तरह से पगड़ी, जो हमारे हरियाणा में जो हमारे दादा बड़े जो लोग होते थे पहले बांधते थे। अब तो खैर टाइम मतलब चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी गांव में कहीं कहीं पर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सिर के ऊपर मतलब वो क्या बोलते हैं, पगड़ी, जैसे हमारे हरियाणा में बोलते हैं खंडवा। तो इस तरह से आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है? पहाड़ है, नदी है, वन है या सागर है? तो यहाँ पर कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, और ये क्या है? कविता है। किसके द्वारा लिखी गई है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा ये कविता लिखी गई है। कविता किसने लिखी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। कविता का नाम क्या है? शाम एक किसान। हाँ, कविता का नाम क्या है? शाम एक किसान। किसने लिखी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा ये कविता लिखी गई है। और वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है? यानी कि जो पहाड़ है उसने आकाश की पगड़ी अपने सिर पर बांध रखी है, और हुक्के टाइप में क्या कर रहा है? सूरज जब छिपता है तो उसकी जो लाल लाल रोशनी आसमान में क्या होती है? सूरज जब मतलब अस्त होता है, उस टाइम पर जो आकाश की जो लालिमा है उसको कौन खींच रहा है? ये पहाड़। तो यही आपसे पूछा गया था कि कौन बैठा है, तो यहाँ पर पहाड़ बैठा है। और पहाड़ जो है उसके घुटनों में जो नदी बह रही है उसकी तुलना किससे की गई है? जो चादर है, चादर टाइप में यहाँ पर कवि ने बताया है कि चादर, यानी कि नदी का जो पानी है, नदी जो बह रही है, पर्वत के जो पहाड़ है उसके पैरों में जो नदी है वो चादर के समान पड़ी है। तो इस तरह से यहाँ पर कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी आपके क्या है? तार सप्तक से बिलोंग करते हैं। मैंने बता दिया इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, 7th क्लास की एनसीईआरटी, जब आप बसंत भाग 2 पढ़ते हो। मैं साथ में आपको यह भी बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन कहां से, कौन सी क्लास से एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसलिए पीवाईक्यू करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपसे अब आने वाले एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि शाम एक किसान किसकी कविता है, इसकी विधा क्या है। तो मैं जो बोल रही हूँ ना उन शब्दों के आप ऊपर फोकस किया करो, और कहीं ना कहीं जब मैं आपको अगला पीवाईक्यू करवाऊंगी या फिर ये जो क्वेश्चन करवाऊंगी, इन्हीं में आगे जो मैं वर्बली बोल रही हूँ
वह आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये नहीं है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है और आगे बढ़ी नहीं, चारों ऑप्शनों को मैं बिल्कुल खोल कर मतलब आपके सामने रख रही हूँ। मुझे जो कुछ भी जिस कवि से संबंधित, जिस लेखक से संबंधित याद आता है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसीलिए पीवाईक्यू करने क्या है आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू करने का मतलब ये नहीं है कि आपके सामने एक क्वेश्चन आया और आपको इसका आंसर पता है ठीक है, लेकिन जो तीन ऑप्शन और दिए गए हैं उनके बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए। और यही क्या है, पीवाईक्यू करने का बेस्ट तरीका है, क्योंकि पीवाईक्यू के जो ऑप्शन है कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम में वही ऑप्शन आपके क्वेश्चन के रूप में बना दिए जाते हैं, और जो क्वेश्चन होता है उसको फिर ऑप्शन में एग्जामिनर पिरोकर आपके सामने रख देता है। तो इस तरह से आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हरा भरा है सब पेट सो भरा, सुनो नहीं तो बस सब शून्य धरा, लगे हमारे सब काम पेट से, बचा न कोई उसकी चपेट से। उक्त पद्यांश में छंद है, यहाँ पर छंद आपसे पूछा गया कि कौन सा छंद दिया गया है, मालिनी छंद है, सवैया छंद है, वंशस्थ छंद है या फिर कविता छंद है। तो सीधा सीधा यहाँ पर कौन सा छंद आ जाएगा, आपका वंशस्थ छंद चला जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। सबसे पहले भारतेंदु युग आता, फिर द्विवेदी आता, फिर छायावाद आता है, छायावाद के बाद फिर क्या आता है आपका राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा आती है, फिर आपकी ये आती है कौन सी आती है, राष्ट्रीय हल्लावाद आता है, इसके बाद आपका प्रगतिवाद आता है, प्रयोगवाद आता है, नई कविता आती है, प्रयोगवाद के बीच में ही नई कविता और प्रयोगवाद के बीच में एक आपका प्रपद्यवाद आता है जिसको आप नकेनवाद कहते हो, फिर नई कविता, साठोत्तरी कविता। इस तरह से आपका जो ये आधुनिक काल है, जो काव्य वाला जो भाग है, पद्य जो भाग है वो बटा हुआ है। उसके बाद आपका गद्य जैसे कि कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, रिपोर्टाज, एकांकी संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी, विधा, ये सब आपके चले जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। मैथिली शरण गुप्त है, माखनलाल चतुर्वेदी है, विजय देवनारायण शाही है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है। तो मैथिली शरण गुप्त, सबसे पहले हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के जो कवि हैं उनके बारे में देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु थे, और मैथिली शरण गुप्त के द्वारा साकेत लिखा गया था। साकेत और भारत भारती के ऊपर जो मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने 1936 में प्रगतिशील संघ की स्थापना हुई थी 1936 में, वहीं पर मैथिली शरण गुप्त को किसकी उपाधि दी थी, राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता पूछी जाती है। माखनलाल चतुर्वेदी को वैसे भी आपके हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, और माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा क्या है, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत क्या है, कविता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन भी नवीन नाम से, ये त्रिशूल नाम से क्या करते थे, जो रचनाएं थी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की, वो रचनाएं त्रिशूल नाम से करते थे। कौन, बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनका एक काव्य आपसे पूछा जाता है उर्मिला। वैसे साकेत लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला के ऊपर, ध्यान से सुनना। बालकृष्ण शर्मा नवीन का अगर काव्य पूछ लिया जाए उर्मिला किसका है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। और मैथिली शरण गुप्त के द्वारा साकेत लिखा गया उर्मिला के ऊपर। साकेत नाम से लिखा है इन्होंने महाकाव्य, जो कितने भागों में विभाजित है, 17 साकेत कितने में है, 12 सर्गों में ये विभाजित है, और 9वें और 10वें सर्ग में क्या दिया गया है, उर्मिला का विरह वर्णन दिया गया है। और किसके ऊपर लिखा, इन्होंने उर्मिला के ऊपर लिखा। ठीक है, ध्यान से सुनना है कि उर्मिला अगर काव्य पूछ लिया जाए तो किसका है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। और साकेत में कवि ने किसको माध्यम बनाया है, तो उर्मिला को माध्यम बनाया है मैथिली शरण गुप्त ने। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बच जाता है, विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही क्या है, आपके तार सप्तक से क्या करते हैं, ये बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं, एक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, दैनिक है, अधिक है, सामाजिक है या फिर धार्मिक है। तो दिन क्या चला जाएगा इसमें कि एक प्रत्यय से क्या है, यहाँ पर एक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, ये पूछा है आपसे। देखो दिन में आपका एक प्रत्यय बनने से क्या बन गया, दैनिक बन गया। समाज में एक प्रत्यय से सामाजिक बन गया, धर्म में एक प्रत्यय से धार्मिक बन गया। लेकिन अधिक में क्या है, आपका एक प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है। अधिक और अधिक तो क्या बन जाता है, अधिकाधिक, तो एक प्रत्यय नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर गलत है। एक प्रत्यय और यह प्रत्यय की पहचान है, जो यह प्रत्यय और एक प्रत्यय होता है कि आगे आने वाले वर्ण में बढ़ोतरी कर देते हैं, और पीछे जो शब्द होता है, वर्ण होता है, उसके फिर ऊपर एज इट इज ये क्या कर देते हैं, अपनी जो मात्रा है उस वो रख लेते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। स परिवार है, सदाचार है,
सजीव है या फिर सहजाति है। तो सह उपसर्ग से निर्मित क्या है, निर्मित शब्द नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो सह प्लस परिवार सही है, यहाँ पर सदाचार सत प्लस आचार आएगा, तो यहाँ पर नहीं है आपका सह उपसर्ग का प्रयोग। सह प्लस जीव और सह प्लस जाति है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसमें सत प्लस आचार ऐसे जाएगा ये सदाचार का। आगे चलते हैं। चलनो अब केतिक परण कुटी करी हो कित है। सीता द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्ति में राम ने उनकी कौन सी मनोदशा को लक्षित किया है। कवितावली मतलब तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है वन के मार्ग में। 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है बसंत भाग 1, वहां से क्वेश्चन है। और वन के मार्ग में वहां पर तुलसीदास के द्वारा कविता लिखी गई है वन के मार्ग में। और वन के मार्ग में किसमें संकलित है, कवितावली में संकलित है। और वहीं से ये पंक्तियां उठाई गई हैं कि चलनो अब केतिक परन कोटि करिहो कित है। यानी भगवान श्री कृष्ण को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था महाराजा दशरथ के द्वारा, जब वो वनवास जाते हैं तो सीता माता और लक्ष्मण भी उनके साथ जाते हैं। तो सीता माता जब घर से निकलती हैं तो बिना मतलब चप्पल के, आप सब जानते हैं कि किस तरह से अपने घर से निकले थे भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी। तो जब वो रास्ते में जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहीं ना कहीं कौन, भगवान राम सीता माता को मतलब आश्वासन देते हैं कि थोड़ी दूर चलने पर हमारी परम कुटी जहां पर हम विश्राम करेंगे हमारी आगे है। तो यानी सीता चलते चलते थक जाती है, तो सीता भगवान श्री राम से पूछती है कि हमारी वो परम कुटी कहाँ पर है जहां पर हम विश्राम करेंगे। तो उसी मतलब व्याकुलता को यहाँ पर दिखाया गया। सीता द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्ति में राम ने उनकी कौन सी मनोदशा को लक्षित किया है। क्या सीता के अंदर चंचलता थी, प्रसन्नता थी, मधुरता थी या फिर आतुरता थी। तो चंचलता, प्रसन्नता और मधुरता तो देखो भाई थी नहीं, क्योंकि उसको आतुरता थी, उसको व्याकुलता थी, बेचैनी थी कि कब हमारी परम कुटी आएगी और कब हम विश्राम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर सही है। आतुरता है, बेचैनी है, व्याकुलता है, यानी कि उसको ये हो रही थी कि हमारी परम कुटी आए और हम क्या करें, विश्राम करें। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से जैनेन्द्र कुमार की रचना है। क्या पूछा गया, जैनेन्द्र कुमार की रचना है। पापा खो गए, मिठाई वाला, चिड़िया की बच्ची, दादी माँ। देखो यहाँ पर आ गया ना, अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोल रही थी। निम्नलिखित में से जैनेन्द्र कुमार की रचना है। पापा खो गए, मिठाई वाला, चिड़िया की बच्ची, दादी माँ। तो चारों ही आपके जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है वहां से उठाई गई। 8th क्लास की एनसीईआरटी भाई, 8th क्लास की एनसीईआरटी से उठाई गई है ये सारी रचनाएं। तो चिड़िया की बच्ची किसने लिखा, जैनेन्द्र कुमार ने लिखा। जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय और इलाचंद्र जोशी, ये 3 लेखक ऐसे आते हैं जो मनोवैज्ञानिक जो उपन्यास है इन्होंने लिखे हैं। किसने, जैनेन्द्र कुमार ने, अज्ञेय ने और किसने, इलाचंद्र जोशी ने। तो ये तीनों क्या है, आपके मनोविश्लेषणवादी क्या है, उपन्यासकार हैं। तो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम समामी और दशांक, ये 12 उपन्यास जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखे गए हैं। और यहाँ पर ये रचना दी गई है चिड़िया की बच्ची। अगर इसकी विधा पूछ ली जाए तो क्या है, ये कहानी है। याद रखना है क्या है, ये कहानी है। मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है। पापा खो गए शायद विजय तेंदुलकर के द्वारा। और दादी माँ शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई है, जिसे नामवर सिंह ने क्या माना है, दादी माँ को हिंदी की पहली कहानी माना है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं है। पूछा है कि मागधी अपभ्रंश से नहीं है। ऊपर आपसे पूछा गया था कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, और यहाँ पर पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं है। बिहारी है, असमी है, मराठी है और बांग्ला है। तो मागधी अपभ्रंश से आपकी निकली है, कौन कौन सी निकली है, मागधी अपभ्रंश से आपकी बिहारी निकली है, असमी निकली है, मराठी निकली है या फिर बंगाली निकली है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी नहीं निकली। तो कौन सी नहीं निकलती, आपकी मराठी किससे निकलती है, फिर महाराष्ट्री से क्या निकलती है, आपकी मराठी निकलती है, बिहारी है, असमी है, बांग्ला है और उड़िया है। ये 4 आपकी किससे निकलती है, मागधी से निकलती है। नोट करना, बिहारी, बांग्ला, असमिया और उड़िया, ये 4 आपकी जो है बोलियां हैं किससे निकलती है, मागधी अपभ्रंश से निकलती है। फिर बिहारी हिंदी से आपकी, फिर मैंने बताया था कि जो आपकी मगही है, मैथिली है और भोजपुरी है, ये 3 निकलती हैं। तो यहाँ पर मराठी जो है ये नहीं निकली, किससे, मागधी अपभ्रंश से। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं मैथिली क्षणगुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम क्या है। मैथिली क्षणगुप्त की जो रचनाएं हैं उनको आपको कालक्रम के अनुसार लगाना है कि पहले कौन सी रचना आती है फिर कौन सी आती है। तो रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी और साकेत। तो रंग में भंग कब लिखा गया था, 1909 में। रंग में भंग कब लिखा था, 1909 में लिखा था। भारत भारती 1912 में लिखी थी। और इसी रचना के ऊपर इनको मैथिली क्षणगुप्त ने किसकी उपाधि दी थी, राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। 1912 में ये रचना आती है। भारत भारती 3 खंड है, अतीत खंड,
खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। पंचवटी लिखी थी 1925 में और साकेत लिखा था इन्होंने 1931 में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है यहाँ पर सही है, क्योंकि क्रम इनका बिल्कुल एज इट इज दिया गया। 1909 में रंग में भंग है, 1912 में भारत भारती है, पंचवटी है 1925 में और साकेत लिखा था 1931 में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है सही है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है कि गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा नहीं जगी। 7th क्लास के एनसीईआरटी बसंत भाग 2 से क्वेश्चन है। कठपुतली कविता भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई है। तो गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा नहीं जगी। आगे पीछे के धागों को तोड़ दो, अनचाहा नृत्य करने दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो, अपने मन के छंद छूने दो। जब आप इस कविता को पढ़ते हो तो कठपुतली जो है वो धागों से बंधी हुई है। तो एक कठपुतली आवाज उठाती है कि क्यों न हम मतलब अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाएं। तो और कठपुतलियां भी मतलब उस कठपुतली के साथ आवाज लगाती हैं, लेकिन लास्ट में वे सोचती हैं कि अगर हमारे ये धागे ही तोड़ दिए जाएंगे, हम स्वच्छंद कैसे होंगी, हम विचरण कैसे करेंगी। अब तो हम दूसरों के हाथों की यहाँ पर कठपुतली बनी हुई है, वो हमें नाचना चाहते हैं, अगर हमें वो हमारे धागे ही तोड़ देंगे तो फिर हम कैसे विचरण करेंगे। कि आगे पीछे के धागों को तोड़ दो, ये भी उनकी इच्छा थी, अनचाहा नृत्य करने दो, ये भी इच्छा थी, और अपने मन के छंद छूने दो, यानी कि हमें अपने स्वतंत्र रूप से हमें विचरण करने दो, ये भी उनकी इच्छा थी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है यहाँ पर गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई, जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। उक्त कथन किस रचनाकार का है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन है और किसने कही है ये पंक्तियां। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा एक निबंध लिखा गया है और उसमें ये पंक्तियां कही गई हैं। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते हो, चैप्टर को भी अगर आप देखते हो, जो आपके सिलेबस जो मेंशन किया गया एनसीईआरटी जब आप खोलते हो वहीं पर, तो इस चैप्टर का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये कौन सा निबंध लिखा गया है या इसकी विधा क्या है। रामदर्श मिश्र के द्वारा बहती गंगा उपन्यास लिखा गया। हरिशंकर परसाई आपके हिंदी में सबसे बड़े व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध है। आपके शायद ये 8th क्लास के एनसीईआरटी में भी है और जो 9th क्लास के एनसीईआरटी में है वहां पर तो लगे हुए हैं। प्रेमचंद के फटे जूते नाम से इन्होंने प्रेमचंद को माध्यम बनाकर वहां पर लिखा है, प्रेमचंद के फटे जूते। शिव प्रसाद सिंह का मैंने अभी बताया था, दादी माँ इनकी क्या है कहानी है, और दादी माँ को हिंदी की पहली कहानी नामवर सिंह के द्वारा माना गया है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों की लेखिका है, तो ये कौन है। उषा प्रियवंदा है, कृष्णा सोबती है, मृदुला गर्ग है या फिर मनु भंडारी है। तो बचपन किसके द्वारा लिखा गया, कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है। जब आप 6th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ते हो वहां पर है ये बचपन, किसने लिखा है, कृष्णा सोबती ने लिखा है। और इस चैप्टर में ये क्या बताती हैं कि मैं जो बचपन में आज के समय में और मैं जो मेरा बचपन था उसमें कितना अंतराल आ चुका है, यानी कि समय के साथ समय परिवर्तनशील है, तो समय के साथ जो काम काज करने का जो तरीका है बच्चों का, यहाँ पर कृष्णा सोबती बताते हैं कि जब हमारा मतलब हमारी छुट्टी होती थी, हॉलीडे के दिन हम अपने मतलब जूते वगैरह धोते थे, घर का काम करते थे, माँ का भी हाथ बटाते थे, इसके अतिरिक्त हम क्या खाते थे, आज के बच्चे हैं क्या कुछ खाते हैं। जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हो या आप लोगों ने पढ़ा है तो अच्छे से जानते होंगे। कृष्णा सोबती बता दिया मैंने, इसका आंसर क्या जाएगा, कृष्णा सोबती। अगर पूछ लिया जाए मेरे बचपन के दिन किसके द्वारा लिखा गया है, तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, 9th क्लास के एनसीईआरटी में लगा हुआ है। उषा प्रियवंदा ये क्या है, प्रवासी मतलब प्रवासी कह सकते हो इनको, प्रवासी साहित्यकार, क्योंकि ये मतलब विदेश में रहती है। कौन, उषा प्रियवंदा। 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी राधिका, ये सब उषा प्रियवंदा के द्वारा लिखे गए हैं। मृदुला गर्ग का आपसे पूछा जाता है, पाल गोमरा का स्कूटर मृदुला गर्ग का। और मनु भंडारी का क्या है आपका, एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी को मनु भंडारी ने क्या माना है, एक लेखक की आत्मकथा माना है। मनु भंडारी और राजेंद्र यादव दोनों आपस में इनका संबंध क्या था, हस्बैंड वाइफ का क्या था, मतलब हस्बैंड वाइफ थे और इन्होंने दोनों ने मिलकर 1963 में 1 इंच मुस्कान नामक उपन्यास लिखा था। किसने लिखा था, मनु भंडारी और राजेंद्र यादव ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निष्प्रह शब्द का सही अर्थ क्या है, कामना रहित है, भय रहित है, घर रहित है या फिर आश्रय रहित है। तो निष्प्रह शब्द का क्या चला जाएगा, कामना रहित। आगे देखते हैं, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त है, भगवती चरण वर्मा है, सत्यनारायण कवि रतन है, राम नरेश त्रिपाठी है। तो ये पंक्तियां दी गई है ना,
ये पंक्तियां जो दी गई हैं, इस कविता की जितनी भी पंक्तियां ना घोट कर पी लेना, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और ये कविता किसने लिखी है? भगवती चरण वर्मा ने लिखी है। कविता का नाम क्या है? दीवानों की हस्ती, एनसीईआरटी से है, 8th क्लास की एनसीईआरटी से। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? भगवती चरण वर्मा है। दीवानों की हस्ती मैंने बता दिया कविता है। जितनी भी लाइन इस कविता की दी गई है, घोट कर पी लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त अभी बताया है मैंने। सत्यनारायण कविरत्न और जगन्नाथ दास रत्नाकर दो ऐसे कवि हुए हैं आधुनिक काल में आकर, द्विवेदी युग में, जो ये क्या बताते हैं कि जो मतलब खड़ी बोली में जो रचनाएं करते थे कवि, उनको ये हठी कवि कहते हैं। कौन? सत्यनारायण कविरत्न और जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर जिन्होंने बिहारी सतसई के ऊपर खड़ी बोली में क्या लिखा था, उनके ऊपर प्रामाणिक टीका लिखी है। किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, जिसमें उन्होंने 713 दोहे बताए हैं। रामनरेश त्रिपाठी का मिलन पथिक मानसी और संपन्न, ये काव्य संग्रह किसके हैं? रामनरेश त्रिपाठी के हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। कहानी है, एकांकी है, रेखा चित्र है या फिर रिपोर्टाज है? तो महादेवी वर्मा से संबंधित अगर क्वेश्चन आ जाए काव्य के अतिरिक्त, तो रेखा चित्र और संस्मरण, आंख बंद करके लगा देना। यहाँ पर संस्मरण तो दिया नहीं गया है, तो किसके ऊपर जाना है? आपको रेखा चित्र के ऊपर जाना है। नीलकंठ नाम का एक पक्षी यानी कि मोर है, और उसके ऊपर गिलहरी, उसमें और भी मतलब छोटे छोटे जानवर दिए गए हैं। एक खरगोश है या फिर बिल्ली है, उसका नाम भी यहाँ पर दिया गया, मुझे अच्छे से तो अब याद नहीं, लेकिन इसमें है मेंशन। जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो महादेवी वर्मा के द्वारा जो नीलकंठ लिखा गया है, उसकी विधा क्या है? रेखा चित्र है। एक बार आपसे एकांकी, आपके पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो एकांकी क्या है? आपका पुल्लिंग है, ये भी ध्यान रखना है। एकांकी क्या है? पुल्लिंग है। भले ही ये साहित्य की जो विधाएं हैं, अन्य गद्य विधाएं, उसमें आता है और हम कहते हैं कि एकांकी हम पढ़ते हैं या एकांकी अच्छी होती है। नाटक का एक पार्ट होता है